नमो नमः मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम सभी इस संधि को सीखने की प्रक्रिया में पररूप संधि को सीखते हैं। तो सबसे पहले इसके सूत्र को सीखेंगे, फिर इसके नियम तथा उदाहरण को सीखेंगे। तो पररूप संधि का सूत्र है एङि पररूपम। क्या है सूत्र? एङि पररूपम। तो यहाँ पर एङ का मित्रों अर्थ है इस एङ प्रत्याहार से, जिसमें दो अक्षर होते हैं ए और ओ। तो इस ए और ओ का पररूप आदेश हो जाता है, यानी बाद वाले रूप में ही वह आदेश हो जाता है। तो जैसा कि आइए हम सभी इस नियम में सीखते हैं कैसा आदेश हो जाता है। तो इसमें है कि जब यानी यदि उपसर्गांत अ के आगे, यानी कि उपसर्गांत अ के आगे यानी ह्रस्व अ के आगे कोई ऐसा क्रिया रूप आए जिसके आदि में यानी जिसके प्रारंभ में ए या ओ हो, तो दोनों का मिलकर एक पर रूप हो जाता है, यानी बाद वाला रूप हो जाता है, अर्थात उपसर्गांत अ का लोप हो जाता है। अब यहाँ पर आइए उदाहरण में हमने लिख दिया है इसमें कि वह कैसा उपसर्गांत अ होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये उपसर्ग प्र है, इसमें उप है, यहाँ पर भी प है, प्र है और यहाँ पर भी प्र है। तो इसके सामने यह एजते, यह शब्द आया है। प्र के सामने यहाँ पर एजते आया है। एजते मीन्स होता है गतिशील और प्र मीन्स होता है विशेष। तो यहाँ पर इस ह्रस्व अ के आगे, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि उपसर्गांत अ के आगे जब यहाँ पर कोई उपसर्गांत होगा, उपसर्गांत अ होगा और फिर इसके सामने ऐसा क्रिया का रूप आएगा जिसके आदि में ए या ओ होता है। तो यहाँ पर ए आया है, तो क्या होता है, दोनों का मिलकर एक पररूप हो जाता है, यानी पररूप आदेश हो जाता है, बाद वाले रूप का आदेश हो जाता है। जैसा कि आइए से इस संक्षिप्त सिद्धांत के माध्यम से सीख लेते हैं इसको। तो संक्षिप्त सिद्धांत में क्या है कि जब यहाँ पर उपसर्गांत होगा, उपसर्गांत अ के आगे कोई भी जब यहाँ पर ए आएगा, यानी कि कोई भी ऐसी धातु आएगी जिसके आदि में यानी जिसकी शुरुआत में ए रहेगा, तो यहाँ पर इस अ का लोप हो करके ये बाद वाले रूप का आदेश हो जाएगा। और फिर जब यहाँ पर उपसर्गांत अ के बाद यानी इस ह्रस्व अ के बाद कोई भी ऐसी धातु आती है जिसके अंत में, जिसके आदि में यहाँ पर ओ आ जाता है, तो जब इसके आदि में यानी प्रारंभ में अर्थात शुरू में ओ से शुरुआत होता है, तो यहाँ पर भी यह ओ, यहाँ पर ये अ का लोप हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि इस उपसर्गांत अ का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ओ अ का लोप हो जाता है, तो यहाँ पर ओ बच जाता है। जैसा कि आइए उदाहरण में अब सीखते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण में है कि प्रधन एजते, प्रधन एजते, तो ये मित्रों उपसर्गांत अ है इस पूर्व पद के प्रारंभिक अक्षर में, पूर्व पद के इस अंतिम अक्षर के इस यानी प्र के इस अ से, और
उत्तर पद यानी बाद वाले पद के प्रारंभिक अक्षर इस एजते धातु की इस ए से मेल होने पर, सूत्रानुसार कि जब उपसर्गांत अ आएगा फिर इसके बाद कोई भी धातु ऐसी आएगी जिसके आदि में यानी प्रारंभ में ए रहेगा तो यहाँ पर अ का लोप हो जाएगा और ए ही शेष बचेगा। तो यहाँ पर हमने अ का लोप कर दिया है और यहाँ पर ए लिख दिया है। तो संधि करने पर यहाँ पर ये हमारा शब्द तैयार हुआ प्रेजते। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उपसर्गांत अ आया है, यानी कि ये जो पूर्व पद है हमारा उप, यह उपसर्ग का है और इसके अंत में यानी पूर्व पद के अंतिम अक्षर इस प के अ से और उत्तर पद के इस प्रारंभिक अक्षर औसत के इस ओ से, यानी औसत एक हमारी धातु है और इस धातु के आदि का अक्षर यानी प्रारंभ का अर्थात शुरू का अक्षर ओ है। तो इस अ धन ओ से यहाँ पर इस जब उपसर्गांत अ के आगे जब ये ऐसी धातु आ गई जिसका प्रारंभिक अक्षर यानी शुरू वाला अक्षर ओ होता है तो इस अ का लोप हो जाता है और बाकी अब यहाँ पर ओ ही शेष बचता है। तो जब यहाँ पर हम संधि करते हैं तो अब ये हमारा बन जाता है उपोसति। और इसी प्रकार से प्रधन ए सड़ियम में यहाँ पर प्रारंभिक अक्षर इस प्र के अ से और ए सड़ियम के इस ए से मेल होने पर दोनों का मिल करके इस अ का यहाँ पर लोप हो गया और यहाँ पर ए ही बच गया और संधि करने पर प्रेसड़ियम यह शब्द तैयार हुआ। और इसी प्रकार से प्रधन औसति में यहाँ पर प्र के इस अ से और औसति यह धातु रूप है और इस धातु का जो आदि वाला यानी शुरू वाला अक्षर है तो ओ है, इसलिए यहाँ पर ये उपसर्गांत अ का फिर से लोप हो जाता है और फिर यहाँ पर ओ शेष बच गया। और इस प्रकार से जब यहाँ से हमने अ को निकाल लिया था तो यहाँ पर हमारा प्र आधा बचा हुआ है और फिर जब हमने इस ओ को जोड़ दिया तो बराबर ये हमारा प्रो हो गया है, यानी प्रो और यहाँ से सती यहाँ से आ गया तो इस तरह से हमारा ये प्रोसति तैयार हो गया। अब यहाँ पर यहाँ पर हम इस नियम को अच्छे से जान ले पहले फिर से कि जब यहाँ पर पूर्व पद में हमारा ये जो उपसर्गांत अ है और उत्तर पद का प्रारंभिक अक्षर यानी कि क्रिया का प्रारंभिक अक्षर ए है तो इन दोनों के मेल से इस उपसर्गांत अ का लोप हो गया है, यानी इसका यहाँ पर लोप हो गया है और इस अ के लोप हो जाने पर यहाँ पर हमारा ए बचा है तो इस तरह से हमारा प्रेजते हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर उपसर्गांत अ का जब यहाँ लोप हो गया तो यहाँ पर हमारा उपोषित शब्द बन गया। और जब इसी प्रकार से यहाँ पर प्रधन ए सड़ियम में इस हमारे उपसर्गांत प्र के अ का जब हमने लोप किया तो ए सड़ियम का यह ए यहाँ पर बच गया और आधा प्रधन ए, यानी इस तरह से यहाँ पर हो गया है आधा प्रधन ए बराबर प्रे हो गया है ये तो इस तरह से यहाँ पर प्रेसड़ियम बन गया। तो ये हमारा प्रेसड़ियम शब्द बन गया है। और इसी प्रकार से प्रधन औसत में यहाँ पर उपसर्गांत अ का लोप हो गया है और यहाँ पर औसत के ओ का कुछ नहीं हुआ, यानी कि ओ का पर रूप आदेश हो गया है तो इसलिए यहाँ पर ये आधा प्र और ओ मिलकर के यहाँ पर प्रो बन गया और इस तरह से हमारा संधि युक्त पद बन गया प्रोसति। तो आइए विशेष में कुछ हमने लिखा है यहाँ पर कि यदि ऊपर के उदाहरणों में अकारांत उपसर्ग के आगे, यानी कि ऊपर के उदाहरणों में जो अभी उदाहरण मिला है, यानी इन उदाहरणों में अकारांत उपसर्ग के आगे धातु के आदि का ए या ओ नहीं होता है तो यहाँ पर ए या ओ यदि धातु के प्रारंभ में नहीं होता तब क्या होता, तो पर रूप संधि का नियम न लगा करके वहाँ पर वृद्धि संधि का नियम लगता है। किसका नियम लगता है, वहाँ पर वृद्धि संधि का नियम लग जाता है। जैसा कि यहाँ पर है मम धन एव बराबर
इस म के अ से यहाँ पर उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर एव के ए से मेल हो करके यहाँ पर हमको वृद्धि संधि के नियमानुसार अय की प्राप्ति हो जाती है, यानी अय हो जाता है दोनों का मिलकर, और संधि युक्त पद हो जाता है ममैव। इसी प्रकार से यहाँ पर उत्तम धन औषधि में कि पूर्व पद के अंतिम अक्षर इस म के अ से और औषधि के इस ओ से मेल होने पर यहाँ पर अ धन ओ दोनों मिल करके यहाँ पर अ हो जाते हैं, और इस तरह से हमारा संधियुक्त पद हो जाता है उत्तम औषधि। यहाँ पर क्यों हो गया मित्रों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर के उदाहरण में जैसा कि लिखा गया कि अकारांत उपसर्ग के आगे धातु के आदि का ए या ओ नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर ये यदि धातु रूप आए और यहाँ पर यदि ए और ओ नहीं होता है तो यहाँ पर वृद्धि संधि का नियम लग जाएगा, यहाँ पर पररूप संधि का नियम नहीं लगेगा। जैसा कि आपको यहाँ पर हमने उदाहरण में दिखाया है कि कोई भी क्रिया होगी तो और उसके आदि में यहाँ पर ए और ओ का आना नितांत आवश्यक है। कोई भी क्रिया होगी उसके आदि में यानी प्रारंभ में यहाँ पर ए आएगा या ओ आएगा, और यहाँ पर उपसर्गांत अ होना अनिवार्य है कि यहाँ पर यानी पूर्व पद का अंतिम अक्षर उपसर्गांत अ होगा, और इसके बाद वाला यानी कि उत्तर पद का प्रारंभिक अक्षर ए या ओ रहेगा, और वह कैसा ए या ओ रहेगा? किसी धातु रूप का रहेगा। यहाँ पर देखिए, कोई ऐसी क्रिया का रूप आए यानी ऐसी क्रिया रूप आए जिसके आदि में ए या ओ रहता है। जब यहाँ पर ए या ओ रहेगा तभी उसका ए या ओ पर रूप होगा, अन्यथा पर रूप ना हो करके वहाँ पर ये वृद्धि संधि का नियम लग जाएगा। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।